हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल इकोनॉमिक्स विद दीप। कि आज की क्लास में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी अबाउट द सोलो मॉडल ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। देखिए, जब हम सोलो मॉडल के बारे में बात करते हैं तो सोलो मॉडल का जो दूसरा नाम है दैट इज नियो क्लासिकल मॉडल ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, या सम टाइम इस मॉडल को हम लोग क्या कहते हैं, इट इज ऑल्सो नोन एज सोलो स्वान मॉडल ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। तो एग्जाम में आपसे सोलो मॉडल ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ के बारे में पूछा जाए, या नियो क्लासिकल मॉडल ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ के बारे में पूछा जाए, या सोलो स्वान मॉडल ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ के बारे में पूछा जाए, वन एंड द सेम चीज के बारे में आप लोगों से पूछा जा रहा है। अब सोलो ने क्या किया, पहले बेसिक समझ लेते हैं। सोलो ने जब हैरल्ड डॉमर का मॉडल देखा तो उन्होंने वहां पे एक नाइफ एज प्रॉब्लम देखी। आप लोगों ने देखा था कि नाइफ एज प्रॉब्लम, जिसको हम लोग अगर सिंपल वर्ड्स में बोले, नाइफ एज प्रॉब्लम का मतलब है कि अगर एक बार इक्विलिब्रियम से हम डिविएट करके इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो गया तो हम वापस कभी भी इक्विलिब्रियम पे नहीं पहुंचेंगे। तो ये नाइफ एज प्रॉब्लम है हैरल्ड डॉमर की। तो सोलो ने देखा कि ये जो हैरल्ड डॉमर की नाइफ एज प्रॉब्लम है उसको किस तरीके से एलिमिनेट किया जा सकता है। उन्होंने बोला कि ये जो नाइफ एज प्रॉब्लम है हैरल्ड डॉमर के मॉडल पे, ये किसका कॉन्सिक्वेंस है, ये क्यों होता है, बिकॉज जो उनका प्रोडक्शन फंक्शन है वहां पे फॉल्ट दिखा। किसको? सोलो ने बोला कि जो प्रोडक्शन फंक्शन है किसका, हैरल्ड डॉमर का, उन्होंने यूज किया फिक्स्ड प्रोपोर्शन प्रोडक्शन फंक्शन। कि मतलब जहां पे हम के बाय एल को एक फिक्स प्रोपोर्शन में ही यूज करते थे। अगर आप कैपिटल को बढ़ाओगे तो आप लेबर को भी बढ़ाओगे, सच दैट के अपॉन एल क्या रहे, कांस्टेंट रहे। लेकिन जब सोलो ने इसको देखा, सोलो ने कहा ये जो है कांस्टेंट के बाय एल रेशियो, ये आपका रीजन बनता है नाइफ एज प्रॉब्लम का। तो सोलो ने कहा कि आप इसको इलिमिनेट करने के लिए, इस नाइफ एज प्रॉब्लम को हटाने के लिए हमें क्या करना चाहिए, हमें अपना प्रोडक्शन फंक्शन चेंज करना चाहिए। प्रोडक्शन फंक्शन जो हैरल्ड डॉमर ने फिक्स प्रोपोर्शन लिया, उसी को चेंज करके सोलो ने क्या बोला, उन्होंने बोला कि हमारा जो प्रोडक्शन फंक्शन होगा दैट शुड बी वेरिएबल प्रोपोर्शन प्रोडक्शन फंक्शन। इसका मतलब के बाय एल की जो रेशो है वो कांस्टेंट नहीं है, इट इज नॉट कांस्टेंट। अगर आप कैपिटल की जगह लेबर को सब्स्टिट्यूट करना चाहें, या लेबर की जगह कैपिटल को सब्स्टिट्यूट करना चाहें, तो आप कर सकते हैं अंडर द सोलो मॉडल। याद रखना, क्योंकि क्यों कर सकते हैं, बिकॉज सोलो ने जो अपना प्रोडक्शन फंक्शन लिया वो कौन सा है, दैट इज वेरिएबल प्रोपोर्शन प्रोडक्शन फंक्शन। तो बेसिक आई होप आपको समझ आया कि हैरल्ड डॉमर और यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है। हैरल्ड डॉमर में जब हम बात करते हैं तो हमें क्या दिखाई देता है, हमें नाइफ एज प्रॉब्लम दिखाई देती है। मतलब एक बार अगर इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो जाता है तो हम वापस इक्विलिब्रियम पे नहीं आते। लेकिन सोलो ने इसी को रेक्टिफाई करने की कोशिश की। सोलो ने कहा इंस्टेड ऑफ फिक्स्ड प्रोपोर्शन प्रोडक्शन फंक्शन हमें क्या लेना चाहिए, हमें वेरिएबल प्रोपोर्शन प्रोडक्शन फंक्शन लेना चाहिए। आई होप आपको बेसिक समझ आया कि सोलो और और हैरल्ड डॉमर का जो बेसिक है। अभी हम पॉइंट ऑफ डिफरेंसेस और भी पढ़ेंगे। यहाँ पे कुछ और भी पॉइंट ऑफ डिफरेंसेस बनते हैं बिटवीन द हैरल्ड डॉमर एंड द सोलो। विद टाइम हम एक एक देखते जाएंगे, assumptions देखेंगे उसमें क्या डिफरेंसेस है, और लास्ट में मैं आपके साथ एक टेबल शेयर करूंगी जिसके अंदर हम डिफरेंसेस पढ़ेंगे बिटवीन द हैरल्ड डॉमर एंड द सोलो मॉडल। अब यहाँ पे जैसे मैंने आप लोगों को हैरल्ड डॉमर पढ़ाया था, उसी तरीके से जब हम सोलो पढ़ेंगे तो मॉडल का आपको क्रक्स तो पता चल गया। उसी तरीके से हम लोग क्या करेंगे, हम यहाँ पे भी assumptions देखेंगे। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया, देन प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट, एंड ऑल्सो ज्वाइन मी एट माई टेलीग्राम चैनल दैट इज इकोनॉमिक्स विद दीप्ति, एंड दिस इज अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट मी, आप पॉज करके देख सकते हैं। अब यहाँ पे सबसे पहले अगर assumption के बारे में बात करें तो सबसे पहले हम लोग सोलो के मॉडल पे क्या बोलते हैं, सोलो के मॉडल पे हम बोलेंगे कि प्रोडक्शन फंक्शन कैसा है। मैंने अभी आपको क्या बोला कि सोलो का प्रोडक्शन फंक्शन कैसा है। सोलो ने क्या किया प्रोडक्शन फंक्शन को लेते समय, इन्होंने बोला कि जो हमारा प्रोडक्शन फंक्शन है दैट इज वेरिएबल प्रोपोर्शन प्रोडक्शन फंक्शन। तो यहाँ से ही आपको पहला क्या मिलेगा, प्रोडक्शन फंक्शन क्या कैसा है, वेरिएबल प्रोपोर्शन प्रोडक्शन फंक्शन। आई होप आप लोगों को प्रोडक्शन फंक्शन के बारे में पता है। अगर आपको प्रोडक्शन फंक्शन नहीं पता, टाइप्स ऑफ प्रोडक्शन फंक्शन के बारे में, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। प्रोडक्शन फंक्शन क्या है, वेरिएबल प्रोपोर्शन प्रोडक्शन फंक्शन।
आपको अभी ये समझना चाहिए कि वेरिएबल प्रोपोर्शन प्रोडक्शन फंक्शन के अगर बारे में बात करें, लेट्स से हमारे पास दो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है, लेबर एंड कैपिटल। लेबर और कैपिटल को अगर हमारा वेरिएबल प्रोपोर्शन होगा तो इट इज नॉट नेसेसरी कि हम लेबर को भी अगर डबल कर रहे हैं तो हम कैपिटल को भी डबल करेंगे, जरूरी नहीं है। यहाँ पे स्कोप रहता है सब्स्टिट्यूटेबिलिटी का। अगर आप लेबर को बढ़ा रहे हो सकता है आप कैपिटल को कम कर रहे हो, ठीक है। लेकिन अगर हमारा कांस्टेंट फिक्स प्रोपोर्शन प्रोडक्शन फंक्शन होता तो अगर मैं लेबर को 12 करती तो मेरे को कैपिटल को भी 12 करना पड़ता, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं दोनों को सेम अमाउंट से चेंज कर रही हूँ, सेम मल्टीपल से चेंज कर रही हूँ, तो मेरे पास जो प्रोडक्शन फंक्शन है वो कौन सा होगा, दैट इज फिक्स्ड प्रोपोर्शन प्रोडक्शन फंक्शन। लेकिन अगर मैं एक वेरिएबल को चेंज कर रही हूँ और दूसरे को चेंज नहीं कर रही, या अगर चेंज कर भी रही हूँ तो कम कर दिया, सेम अमाउंट से चेंज नहीं किया, तो हम उसको क्या कहेंगे, दैट इज नोन एज वेरिएबल प्रोपोर्शन प्रोडक्शन फंक्शन। तो प्रोडक्शन फंक्शन में हम लोगों ने देखा कि यहाँ पे हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, वी टॉक अबाउट वेरिएबल प्रोपोर्शन प्रोडक्शन फंक्शन। नंबर 2, यहाँ पे सोलो ने क्या एज्यूम किया कि हमारा जो प्रोडक्शन फंक्शन है वो कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल देगा हमें, और हमारा प्रोडक्शन फंक्शन क्या देगा, डिमिनिशिंग रिटर्न्स टू अ फैक्टर देगा। डिमिनिशिंग रिटर्न्स टू अ फैक्टर मतलब अगर आप लेबर को बढ़ाते जाओगे तो उसका जो मार्जिनल प्रोडक्ट है वो क्या करेगा, वो डिक्लाइन करेगा। लाइकवाइज अगर आप कैपिटल को बढ़ाते जाओगे तो उसका भी मार्जिनल प्रोडक्ट विद द पैसेज ऑफ टाइम क्या करने वाला है, डिक्लाइन करने वाला है। नंबर 3, सोलो ने बोला कि यहाँ पे जब हम मार्केट के बारे में बात कर रहे हैं तो देयर इज परफेक्ट कंपटीशन इन द मार्केट, यहाँ पे परफेक्ट कंपटीशन आपको दिखाई देगा। नंबर 4, सोलो ने बोला टेक्नोलॉजी के बारे में। अब ये वाला पॉइंट थोड़ा ध्यान से समझना। उन्होंने बोला कि जो हमारी टेक्नोलॉजी है वो नॉर्मली कांस्टेंट रहती है, टेक्नोलॉजी एंड पॉपुलेशन ग्रोथ क्या रहेगा हमारा, कांस्टेंट। लेकिन यहाँ पे अभी हम फर्दर सोलो रेसिडुअल के बारे में पढ़ेंगे, जब मैं आपके साथ इनका प्रोडक्शन फंक्शन डिस्कस करूंगी तो वहां पे हम लोग क्या देखेंगे, हम सोलो रेसिडुअल के बारे में कहेंगे। सोलो ने बोला टेक्नोलॉजी कांस्टेंट है, ठीक है। लेट्स से अगर अभी आप प्रोडक्शन कर रहे हो तो अभी आपकी टेक्नोलॉजी एकदम से इंस्टेंट चेंज नहीं होगी, लेकिन सोलो ये डिस्कार्ड नहीं करते कि टेक्नोलॉजी में चेंज आएगा ही नहीं। वो लोग बोलते हैं कि विद द पैसेज ऑफ टाइम टेक्नोलॉजी चेंज होगी, और जब अभी हम इनके डायग्राम्स पढ़ेंगे तो हम देखेंगे कि अगर आपकी टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है तो ड्यू टू चेंज इन टेक्नोलॉजी आपका जो प्रोडक्शन फंक्शन है उसमें क्या इम्पैक्ट आता है, आपका स्टेडी स्टेट इक्विलिब्रियम पे क्या इम्पैक्ट आता है, वो किस तरीके से चेंज करता है। तो पॉपुलेशन ग्रोथ रिमेन्स कांस्टेंट। एंड द लास्ट पॉइंट इज द डेप्रिसिएशन ऑफ कैपिटल। आप लोगों को पता भी है कि कैपिटल विद द पैसेज ऑफ टाइम क्या करती है, डेप्रिशिएट करती है, ठीक है। तो यहाँ पे हैरेडोमन ने नहीं बात की थी डेप्रिसिएशन पे, लेकिन सोलो बात करते हैं डेप्रिसिएशन पे। सोलो ने बोला कि डेप्रिसिएशन ऑफ कैपिटल जो है वो अकर करेगा, ठीक है, दैट टेक्स प्लेस एट अ कांस्टेंट रेट। अब यहाँ पे जब हम नियो क्लासिकल्स के बारे में बात करते हैं तो ये सप्लाई साइड और डिमांड साइड दोनों के बारे में बात करते हैं, लेकिन इन्होंने जो डिमांड साइड को लिया वो कहाँ से लिया, डिमांड साइड इन्होंने किनीशियन इकोनॉमिक्स से ली। डिमांड साइड कहाँ से ली इन्होंने, डिमांड साइड इज टेकन फ्रॉम किनीशियन एजम्पशन, फ्रॉम किनीशियन एजम्पशन, ठीक है। आई होप आपको एजम्पशंस क्लियर हुई, क्लियर। अब यहाँ पे हम लोग मॉडल के बारे में बात करेंगे कि सोलो का बेसिकली मॉडल कहता क्या है। और सोलो के मॉडल में अभी तक आपको ये तो पता है कि नाइफ एज प्रॉब्लम को किस तरीके से एलिमिनेट किया जा सकता है, सोलो ने इसके बारे में बात की। बट यहाँ पे जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दैट इज द फंडामेंटल थियरम ऑफ नियो क्लासिकल। फंडामेंटल थ्योरम के बारे में हमें पता होना चाहिए। देखिए फंडामेंटल थ्योरम से पहले हम लोग सोलो का प्रोडक्शन फंक्शन डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से सोलो का प्रोडक्शन फंक्शन जो है वो काम करता है। अब सोलो ने जो प्रोडक्शन फंक्शन लिया वो किस फॉर्म में लिया, उन्होंने पर कैपिटा के फॉर्म में लिया। पर कैपिटा का मतलब क्या है कि जब हम लेट से अगर हम आउटपुट के बारे में बात करें, पर कैपिटा आउटपुट, तो जब हम बोल रहे हैं पर कैपिटा आउटपुट, इसका मतलब है
आप लेबर के हिसाब से एडजस्ट कर रहे हैं, आप वर्किंग फोर्स के हिसाब से एडजस्ट कर रहे हैं। पर कैपिटा आउटपुट का मतलब है टोटल आउटपुट डिवाइडेड बाय टोटल लेबर इन द इकोनॉमी। पर कैपिटा आउटपुट का क्या मतलब है? टोटल आउटपुट डिवाइडेड बाय टोटल लेबर इन द इकोनॉमी। अगर मेरा टोटल आउटपुट लेट से बाई है, तो मैं पर कैपिटा आउटपुट को कैसे लिखूंगी? बाई डिवाइडेड बाय एल, और इसको हम डिनोट करेंगे स्मॉल वाई से। लाइक वाइज अगर हम यहाँ पे पर कैपिटल के बारे में बात करें कि पर लेबर हमारे पास कितनी कैपिटल अवेलेबल है, तो हम क्या करेंगे? पर कैपिटल को भी हम क्या करेंगे? हम ऊपर लिखेंगे टोटल कैपिटल, क्योंकि वेरिएबल हमारे पास क्या है? नाउ वी हैव कैपिटल एज वेरिएबल। तो टोटल कैपिटल डिवाइडेड बाय टोटल लेबर, तो यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा? के डिवाइडेड बाय एल, और इसको हम स्मॉल के से डिनोट करेंगे। तो याद रखना, जब सोलो अपने प्रोडक्शन फंक्शन के बारे में बात करते हैं तो वो क्या करेंगे? वो पर कैपिटा टर्म्स में बात करते हैं कि टोटल हमारे पास जो भी अमाउंट ऑफ लेबर है, हम उसके हिसाब से आउटपुट को एडजस्ट करेंगे, उसी के हिसाब से हम कैपिटल को एडजस्ट करेंगे। और इस तरीके से आप लोगों को पता चलना चाहिए कि हमें क्या देखना है। अब यहाँ पे जब हम प्रोडक्शन फंक्शन के बारे में बात करते हैं, तो प्रोडक्शन फंक्शन क्या है? प्रोडक्शन फंक्शन हमें रिलेशनशिप बताता है बिटवीन आउटपुट एंड इनपुट। तो यहाँ पे हमारे पास दो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन थे, दो इनपुट्स थे। कौन कौन से? y इज इक्वल टू एफ के एल। आप लोगों को पता है प्रोडक्शन फंक्शन क्या है? इट इज अ रिलेशनशिप बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट। तो यहाँ पे हम इसको क्या लिखेंगे? जब सोलो के प्रोडक्शन फंक्शन पे हम बात करते हैं, तो सोलो यहाँ पे ए लिखते हैं। यहाँ पे ए इज व्हाट? ए इज सोलो रेजिडुअल। यहाँ पे ए सिंबलाइज क्या करता है? आपकी टोटल फैक्टर प्रोडक्टिविटी को सिंबलाइज करता है। सोलो रेजिडुअल, मैं लास्ट में आपको उसकी डेफिनेशन लिखवा दूंगी सोलो रेजिडुअल की। तो अभी आपको क्या याद रखना है? जब सोलो का प्रोडक्शन फंक्शन पे हम बात करते हैं, हम किसके बारे में बात करेंगे? हम पर कैपिटा के बारे में बात करेंगे। तो इसका मतलब हमें इसको डिवाइड करना पड़ेगा बाय लेबर। तो y डिवाइडेड बाय l इज इक्वल टू ए एफ के अपॉन एल अपॉन एल। दिस इंप्लाइज y इज इक्वल टू ए एफ के। ठीक है, के वन भी लिखा होगा कुछ बुक्स में, आप के भी डायरेक्ट लिख सकते हैं। इट्स अप टू यू, आप क्या लिखना चाहते हैं। तो दिस इज द प्रोडक्शन फंक्शन जो किसने यूज किया? जो किया सोलो ने। और हम लोगों ने क्या बोला था कि जो हमारा प्रोडक्शन फंक्शन है, वहां पे हमें क्या दिखाई देगा? हमें डिमिनिशिंग रिटर्न्स दिखाई देंगे, मतलब मार्जिनल प्रोडक्टिविटी, मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर एंड कैपिटल हमें क्या दिखाई देगा? डिक्लाइनिंग दिखाई देगा। दैट्स वाई आप लोग जब प्रोडक्शन फंक्शन यहाँ पे ड्रॉ करोगे, आप इस तरीके से ड्रॉ करोगे। ठीक है, आप लोगों को लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन याद आ रहा होगा। ठीक है, तो लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन में भी हम लोग क्या करते हैं? हमारा जो प्रोडक्शन फंक्शन होता है, वो वेरिएबल टाइप प्रोडक्शन फंक्शन होता है। और वहां से आप रिलेट कर पा रहे होंगे कि यहाँ पे जो हमारा प्रोडक्शन फंक्शन हम लेंगे, वो कैसा लेंगे? इस तरीके का। ये कर्व आप लोगों ने ऑलरेडी पढ़ी है। तो y इज इक्वल टू एफ ऑफ के। क्लियर? तो ये हमारा प्रोडक्शन फंक्शन होगा। और यहाँ पे y एक्सिस पे हम क्या लेंगे? हम लेंगे आउटपुट पर हेड। हम वहां क्या लेते थे? हम वहां पे लेते थे टोटल प्रोडक्ट। टोटल प्रोडक्ट इज योर आउटपुट। तो लेकिन यहाँ पे सोलो ने क्या किया? पर कैपिटा की टर्म्स में लिया। दैट्स वाई हम यहाँ पे आउटपुट पर कैपिटा लेंगे, या आउटपुट पर हेड, जो आप बोलना चाहें आप बोल सकते हैं। लाइक वाइज जब हम एक्स एक्सिस पढ़ते थे, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, माइक्रो के बारे में बात कर रही हूँ, तो वहां पे हम एक्स एक्सिस पे क्या लेते थे? वेरिएबल फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, दैट इज लेबर। बट यहाँ पे हमारे पास हमने के में ही हमारा एल है, और के में ही हमारा क्या है? कैपिटल है। तो यहाँ पे हमारे पास जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है, अब हमारे पास क्या है? कैपिटल पर लेबर। दैट्स वाई एक्स एक्सिस पे हमारे पास क्या आएगा? कैपिटल लेबर रेशो, या कैपिटल पर लेबर। क्लियर? अब देखिए, जब भी हम इनकम अर्न करते हैं, वाई हमारे पास जितनी मर्जी हो, उसमें से एक पोर्शन जाएगा हमारा कंजप्शन पे। कुछ आप खर्चा करोगे, और कुछ आप लोग क्या करोगे? सेव करोगे।
y इज इक्वल टू सी प्लस एस। तो इसका मतलब आउट ऑफ दिस इनकम कुछ हम क्या करेंगे, कुछ हम सेव करेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास लेट्स से सेविंग फंक्शन को अगर हम बनाए तो हम क्या लिखेंगे, इट इज इक्वल टू एस इज इक्वल टू एस वाई। ठीक है, एस इज इक्वल टू एस वाई हम लोगों ने हैरोल्ड में भी देखा था। हमने एस इज इक्वल टू एस वाई क्यों लिखा, आपको याद होगा हम वहां पे भी लेते थे मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव इज इक्वल टू एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव। यहाँ पे भी इनफैक्ट हम लिखेंगे मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव इट इज इक्वल टू मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव हमारा क्या है, स्मॉल एस। और अगर हम एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव के बारे में यहाँ बात करें, वो हमारा क्या होता है, वो हमारा होता है सेविंग डिवाइडेड बाय आउटपुट। ठीक है, एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव। तो यहाँ पे हम लोग लिखते हैं एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव इज इक्वल टू मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव। तो मैं एपीएस की जगह स्मॉल एस लिखूंगी बिकॉज स्मॉल एस इज व्हाट, स्मॉल एस इज माय मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव। इट इज इक्वल टू एस डिवाइडेड बाय वाई, दिस इंप्लाइज एस इज इक्वल टू एस वाई। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने इस इक्वेशन को यूज किया। तो मेरा जो सेविंग फंक्शन है उसका वो हमेशा नीचे क्यों रहेगा, बिकॉज यहाँ पे ये जो गैप है, ये गैप मेरा क्या इंडिकेट कर रहा है, दिस गैप इज इंडिकेटिंग द अमाउंट ऑफ कंजप्शन इन द इकोनॉमी। आप पूरी इनकम को सेव तो नहीं करेंगे, कुछ तो कंज्यूम कर रहे हैं। तो यहाँ पे ये जो गैप है ये हमारा कंजप्शन का पार्ट शो कर रहा है। और रेस्ट जो ये ब्लू वाली कर्व मैंने बनाई दैट फॉर्म सेविंग। और मैंने अभी आपको बता दिया कि हमारा प्रोडक्शन फंक्शन इस तरीके का क्यों होगा। तो अब आपको अगर प्रोडक्शन फंक्शन के बारे में पूछा जाए तो आप बता सकते हैं कि सोलो का प्रोडक्शन फंक्शन कैसा होगा। नाउ जो हमारा मेन टॉपिक है यहाँ पे फंडामेंटल थ्योरम ऑफ नियो क्लासिकल्स, हम उसके बारे में बात करेंगे। पहले आप लोग फंडामेंटल थ्योरम समझ लेना, उसके बाद आप लोग एक बार वापस से वीडियो का ये पार्ट प्ले करके आप वापस से लिखें। क्योंकि मैं आपको बार बार बोल रही हूँ, ग्रोथ अगर आप पढ़ रहे हैं या ओवरऑल इकोनॉमिक्स भी पढ़ रहे हैं, पेन और नोटबुक लेकर बैठिए। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ नियो क्लासिकल्स, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ नियो क्लासिकल्स। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, हमें सेविंग फंक्शन पता है। और अगर आपको एजम्पशंस पढ़ी हो अभी आपने, तो वहां पे हमने क्या पढ़ा था, वापिस से एजम्पशन दिखाती हूँ एक बार। एजम्पशन में एजम्पशन नंबर 5 पढ़िए वापस। डेप्रिसिएशन ऑफ कैपिटल टेक्स प्लेस एट अ कांस्टेंट रेट, ये हम लोगों ने एजम्पशन पढ़ी। इसी के बेसिस पे हम लोग फंडामेंटल थ्योरम ऑफ नियो क्लासिकल मॉडल को डिराइव करेंगे। एग्जाम्पशन नंबर 5, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ नियो क्लासिकल्स में हम सबसे पहले क्या बोलेंगे कि जब भी आप कैपिटल इन्वेस्ट करेंगे इकोनॉमी में, जब भी इन्वेस्टमेंट होगी तो उसमें कुछ पार्ट किसका होगा, उसमें कुछ पार्ट होने वाला है हमारा डेप्रिसिएशन का, क्योंकि पुराने जो मशीन्स है वो तो वेयर एंड टेयर हो जाएंगी। तो जब भी आपका इन्वेस्टमेंट होगा, इन्वेस्टमेंट हम उसमें क्या देख रहे हैं, उसमें हम देख रहे हैं कुछ पार्ट किसका हो रहा है, चेंज इन कैपिटल, लेकिन कुछ पार्ट किसका है, डेप्रिसिएशन का प्लस डी के। तो यहाँ पे आई इज इक्वल टू डेल्टा के प्लस डी के, ये हमारा क्या निकाला हम लोगों ने, इट इज योर इट इज योर इन्वेस्टमेंट। अब यहाँ पे अगर हम इन्वेस्टमेंट के बारे में बात करें तो नियो क्लासिकल्स बोलते हैं कि सेविंग और इन्वेस्टमेंट क्या होती है, बराबर होती है। सेविंग और इन्वेस्टमेंट क्या है, बराबर है। अब यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, आई की जगह एस इज इक्वल टू डेल्टा के प्लस डी के। अब एस हमने क्या देखा, एस हमने देखा इज इक्वल टू एस वाई। तो यहाँ पे एस की जगह हम लिखेंगे एस वाई इज इक्वल टू, ठीक है, अभी सॉरी अभी यहाँ पे जब हम लिख रहे हैं ना, तो यहाँ पे अभी हम पर कैपिटा के टर्म्स में नहीं आएंगे, हम लास्ट में उसको कन्वर्ट करेंगे। एस वाई इज इक्वल टू डेल्टा के प्लस डी के, यहाँ तक समझ आया, यहाँ तक तो सिंपल है। बेसिकली हमने एजम्पशन नंबर 5 से लिया कि इन्वेस्टमेंट में एक पार्ट आएगा डेप्रिसिएशन का, क्योंकि जो हमारी पुरानी मशीन है वो क्या हो रही है, वो वेयर एंड टेयर हो रही है, वो खराब हो रही है। तो इन्वेस्टमेंट में एक पार्ट आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे हमने फिर उसके बाद बोला इन्वेस्टमेंट जो है दैट इज इक्वल टू योर सेविंग, आई इज इक्वल टू एस, S is equal to delta K plus GK. This implies SY is equal to delta K plus GK.
अब यहाँ पे इस इक्वेशन पे हम वापिस आएंगे। अब हम लोग जब भी हैरल्ड टॉमर भी कर रहे थे तो हम किसके बारे में बात कर रहे थे? हम बात कर रहे थे स्टेडी स्टेट के बारे में। आप लोग अब मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए व्हाट डू यू मीन बाय स्टेडी स्टेट। किसी भी मॉडल के अंदर स्टेडी स्टेट क्या है आप विद रेफरेंस टू सोलो बताएंगे। अभी मैं आपको समझाऊंगी, लेकिन आप मुझे डेफिनेशन बताएंगे कमेंट बॉक्स में कि स्टेडी स्टेट का मतलब होता क्या है। जब हम सोलो मॉडल के बारे में बात कर रहे हैं तो स्टेडी स्टेट का मतलब क्या है? ये वो स्टेट है जहां पे हमारा ग्रोथ रेट ऑफ कैपिटल दैट इज डेल्टा के अपॉन के मस्ट बी इक्वल टू ग्रोथ रेट ऑफ लेबर दैट इज डेल्टा एल अपॉन एल। अब इस रेट पे हमारा क्या होगा? अगर हम डेल्टा एल अपॉन एल को एन ले लें, हम एज्यूम करें कि डेल्टा एल अपॉन एल जिस रेट से हमारा लेबर ग्रो कर रहा है वो क्या है? वो एन है। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं? पुरानी इक्वेशन हमारे पास क्या थी? दिस। यहाँ पे हम डेल्टा के अपॉन के को इंट्रोड्यूस करने की कोशिश करेंगे सो दैट इन प्लेस ऑफ डेल्टा के अपॉन के हम एन को लिख पाए। तो यहाँ पे मैं नेक्स्ट स्लाइड पे चल रही हूँ, वापिस से हम लिख देते हैं। हमारे पास क्या था? एस वाई इज इक्वल टू डेल्टा के प्लस डी के। मैंने क्या बोला कि हम लोग डेल्टा के अपॉन के इसकी जगह एन लिखना चाहते हैं। तो डेल्टा के अपॉन के लाने के लिए मुझे इसको के से डिवाइड करना पड़ेगा। अगर मैं डेल्टा के को के से डिवाइड करती हूँ तो मुझे मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा ना के से, ताकि इसका इफेक्ट ना हो, इसका इफेक्ट न्यूट्रल रहे। तो मैंने के को मल्टीप्लाई भी किया, के से डिवाइड भी किया। दिस इंप्लाइज एस वाई इज इक्वल टू डेल्टा के अपॉन के इज एन, एन के प्लस डी के। अब यहाँ पे आपको कॉमन क्या दिख रहा है? आपको के कॉमन दिख रहा है, तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं एन प्लस डी के एस वाई। अब यहाँ पे हम लोगों ने क्या बोला? हमने बोला सोलो जब प्रोडक्शन फंक्शन के बारे में बात करते हैं तो वो किसके बारे में बात करते हैं? ही टॉक अबाउट पर कैपिटा प्रोडक्शन फंक्शन। अपना प्रोडक्शन फंक्शन वो पर कैपिटा के टर्म्स में देते हैं, तो मुझे अगर इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा तो मुझे इसको एल से डिवाइड करना पड़ेगा। दिस इज इक्वल टू एन प्लस डी के बाय एल। ठीक है, दिस इंप्लाइज एस वाई इज इक्वल टू एन प्लस डी के। दिस इज द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ नियोक्लासिकल, या अगर आपको कोई बोले सोलो की फंडामेंटल थ्योरम बताइए तो ये आपके पास सोलो की फंडामेंटल थ्योरम है। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ सोलो। क्लियर? आई होप आपको यहां तक समझ आया। ठीक है, अगर आपको फिर भी कोई डाउट है आप वापस से पॉज करके रिप्ले करिए। पुराने पीछे ये वाला जो पार्ट है हमारा आप रिप्ले करिए सो दैट आपको क्लैरिटी मिल सके। फिर भी कोई डाउट है आप आराम से फ्री होकर कमेंट बॉक्स में पूछिए। और अभी तक अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया, आई अगेन रिक्वेस्ट टू लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट। और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिए ताकि आपको टाइमली अपडेट्स मिलते रहें। अब यहाँ पे अगर हम लोग बात करें डायग्राम की, डायग्राम में हमें क्या दिखाना है? डायग्राम में मैंने अभी आपको बताया एक्स एक्सिस पे हमारा क्या आएगा? कैपिटल पर हेड या पर कैपिटा कैपिटल। वैसे ही हमारा वाई एक्सिस पे क्या था? आउटपुट पर हेड या पर कैपिटा आउटपुट। आप जो लिखना चाहिए आप कुछ भी लिख सकते हैं। तो हमारे पास y इज इक्वल टू एफ ऑफ के है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए मैं स्मॉल वाई लिख रही हूँ, स्मॉल के लिख रही हूँ, बिकॉज अब हम नियो क्लासिकल का हमने देख लिया कि पर कैपिटा के टर्म्स में बात कर रहे हैं। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे? यहाँ से एक 45 पहले पहले सेविंग फंक्शन बना लेते हैं। अब यहाँ पे मैंने आपको क्या बताया? सेविंग हमेशा इनकम से नीचे रहेगी, एस वाई। अब अगर आप वापस से इक्वेशन पे आइए, एस वाई इज इक्वल टू एन प्लस जी के, ये इक्वेशन है। तो मेरे को ये समझ आ रहा है कि जहां पे भी मुझे स्टेडी स्टेट मिलेगा वो यहाँ पे एस वाई के ऊपर कोई पॉइंट होगा, यही मतलब है। तो इसके लिए मुझे एक लाइन ड्रॉ करनी है जो मेरा क्या बताएगी? एन प्लस जी के। या ये लाइन मुझे क्या बता रही है? बेसिकली ये लाइन मुझे बता रही है ग्रोथ रेट ऑफ लेबर, बिकॉज डेल्टा एल अपॉन एल इज व्हाट? इट इज एन ग्रोथ रेट ऑफ लेबर प्लस जी के।
डीके स्टैंड्स फॉर डेप्रिसिएशन, रेट ऑफ डेप्रिसिएशन। तो इस लाइन पे मेरा ग्रोथ रेट ऑफ लेबर भी आता है, मेरा डेप्रिसिएशन ऑफ ऑफ कैपिटल भी आता है। तो हम लोगों ने जब इक्वेशन देखा, हमने बोला एस वाई इज इक्वल टू एन प्लस डी के। ये वो पॉइंट है जहां पे मुझे क्या मिलेगा, स्टेडी स्टेट की पोजीशन मिल रही है, और वो कहाँ पे है, यहाँ पे। तो यहाँ पे हम इसको मार्क कर लेते हैं, लेट्स से हम बोलेंगे कि यहाँ पे कैपिटल पर हेड क्या है हमारा, के एस ट्री। क्लियर। तो ये डायग्राम है आपकी सोलो की। अब वापिस से हैरोडोमन पे आइए। हैरोडोमन ने क्या बोला, हैरोडोमन ने बोला कि इकोनॉमी के अंदर देयर इज अ नाइफ एज प्रॉब्लम। नाइफ एज प्रॉब्लम का मतलब कि अगर एक बार हम इक्विलिब्रियम पोजीशन से डिविएट कर जाए तो हम वापस नहीं आएंगे, यही मतलब है। अब यहाँ पे सोलो ने कहा कि हमने अपने मॉडल्स उसको रेक्टिफाई किया। तो लेट्स सी क्या एक्चुअल में रेक्टिफाई किया या नहीं, एक्चुअल में सोलो ने नाइफ एज की प्रॉब्लम को इलिमिनेट किया या नहीं किया। लेट्स से हम किसी पॉइंट यहाँ पे है K1 पे, अगर आप K1 पे हो, K1 इज लेस देन योर के एस रे, और इस पॉइंट पे आपका सेविंग जो है, सेविंग इज ग्रेटर देन योर, सेविंग इज ग्रेटर देन योर डिप्रिसिएशन, यही मतलब है। ठीक है, क्योंकि आपकी कर्व दिख रही है सेविंग वाली, ये ऊपर है। तो अगर आपकी इकोनॉमी में डिप्रिसिएशन कम हो रहा है, सेविंग ज्यादा हो रही है, तो अभी आप क्या कर सकते हो, देयर इज अ स्कोप फॉर फर्दर इन्वेस्टमेंट। तो आप फर्दर इन्वेस्ट करते करते यहाँ पे पहुंचेंगे इस पॉइंट पे। ठीक है, तो यहाँ पे आप इस पॉइंट पे पहुंचेंगे। क्लियर। लाइकवाइज अगर हम इस पॉइंट पे होते तो इस पॉइंट पे हमारा क्या होता, डेप्रिसिएशन ज्यादा, मतलब जितनी हम मशीन पैसा लगा रहे हैं उसमें से मेजोरिटी ऑफ द पोर्शन जो है वो वेस्ट हो रहा है, वो डेप्रिशिएट हो रहा है। तो यहाँ पे अगर आप K2 पे हो, एट K2 डेप्रिसिएशन इज मोर। ठीक है, डेप्रिसिएशन इज ग्रेटर देन योर सेविंग, तो आप क्या करोगे, आप इन्वेस्टमेंट कम करना स्टार्ट करोगे। आप वापिस से आ जाओगे कम करते हुए के एस ट्रिक पे। इसका मतलब वंस द इक्विलिब्रियम गेट डिस्टर्ब इन सोलो मॉडल, आप वापिस से रिटर्न कर जाओगे, रिटर्न बैक आ जाओगे कहाँ पे, के एस ट्रिक पे, जो हमारा क्या पॉइंट बता रहा है, जो हमारा पॉइंट बता रहा है स्टेडी स्टेट का। एम आई क्लियर, यहाँ तक आपको समझ आया। अब हम सेविंग का यहाँ पे पॉपुलेशन के बारे में देखेंगे। ठीक है, तो इक्वेशन आपको क्लियर होगी, डायग्राम क्लियर हो गई, डायग्राम कैसे बनानी है ये पता चल गया आप सबको। अब हम यहाँ पे लेट्स से एज्यूम करते हैं कि हमारी सेविंग इकोनॉमी के अंदर बढ़ जाती है। ठीक है, तो एक्स एक्सिस वाई एक्सिस आपको पता है, अब आप लिख सकते हैं कि यहाँ पे कैपिटल पर हेड आएगा, यहाँ पे आउटपुट पर हेड आएगा। तो यहाँ पे लेट्स से y इज इक्वल टू एफ के, हमारा सेविंग फंक्शन ये है, s इज इक्वल टू एस वाई, और हमारा स्टेडी स्टेट यहाँ पे बन रहा था। लेट्स से इकोनॉमी में सेविंग रेट बढ़ गया। जब इकोनॉमी में सेविंग रेट बढ़ा, इसका मतलब आउट ऑफ योर टोटल इनकम अब आप सेव ज्यादा कर रहे हो। ठीक है, सेव ज्यादा कर रहे हो, इसका मतलब हम यहाँ से यहाँ मूव करेंगे। तो आप देखिए हमारा स्टेडी स्टेट चेंज हो गया। हमारा क्या हो गया, स्टेडी स्टेट, पहले हमारा K1 एस्ट्रिक स्टेडी स्टेट था, अब हमारा K2 एस्ट्रिक स्टेडी स्टेट आ गया। तो वन, योर सेविंग रेट इम्प्रूव इन द इकोनॉमी, आपका क्या हो जाएगा, आपका स्टेडी स्टेट चेंज हो जाएगा। अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे, सेविंग जो है वो आपकी शॉर्ट रन पे तो बढ़ रही है, बट लॉन्ग रन में जब हमारा स्टेडी स्टेट में जैसे ही हम पहुंचे, तो यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे हमारी सेविंग्स कांस्टेंट हो गई। ठीक है, सॉरी, हमारा कैपिटल आउटपुट रेशियो कांस्टेंट हो गया। पहले आपका जैसे सेविंग बढ़ा, तो शॉर्ट रन में हमें क्या दिखा कि के बाय एल बढ़ा, हम इस डायरेक्शन पे मूव किए, हमारा आउटपुट पर हेड भी बढ़ा क्योंकि हम इस डायरेक्शन पे मूव किए। लेकिन जैसे ही वन आपने स्टेडी स्टेट पोजीशन अटेन कर ली, न्यू स्टेडी स्टेट पोजीशन अटेन कर ली, तो हमारा क्या हो जाएगा, हमारा के बाय एल भी बढ़ेगा नहीं, और हमारा वाई बाय एल भी बढ़ेगा नहीं। तो इसका मतलब हमें कांस्टेंट पॉइंट पे आएंगे जहां पे हमें कोई भी चेंज नहीं दिखेगी इन द लॉन्ग रन, लेकिन शॉर्ट रन पे आपको चेंज दिखेगी। इन द शॉर्ट रन आपको के बाय एल भी बढ़ता हुआ दिखेगा, वाई बाय एल भी बढ़ता हुआ दिखेगा। अब समहाउ एग्जाम में आप लोगों से सेविंग बढ़ने की जगह सेविंग कम होने पे क्वेश्चन आ जाए, तो अगर आप मुझे बताइए सेविंग कम होगी तो उसका क्या इम्पैक्ट होगा। ठीक है, थोड़े एफर्ट्स खुद भी लगाइए।
सेविंग अगर कम होगी, हम पीछे आ रहे हैं तो स्टेडी स्टेट हमारी इस पोजीशन पे आ रही है, मतलब हम बैकवर्ड जा रहे हैं। के बाय एल भी कम हो रहा है, वाई बाय एल भी कम हो रहा है। क्लियर। अब थर्ड पॉइंट पॉपुलेशन के बारे में बात करेंगे। अगर आपका पॉपुलेशन इकोनॉमी के अंदर बढ़ जाए तो पॉपुलेशन कहाँ पे हमें दिखाई दे रहा है, एन प्लस डी के वाली लाइन पे। तो जब आपका इकोनॉमी के अंदर पॉपुलेशन ग्रोथ रेट बढ़ेगा तो आप डायग्राम कैसे बनाएंगे, आप डायग्राम में लिखेंगे कि हमारा जो एन प्लस डी के वाला पॉइंट है वो हमारा क्या हो जाएगा, वो लाइन पे फर्क दिखाई देगा, क्योंकि पहले जो लाइन थी उसमें हमारा पॉपुलेशन ग्रोथ रेट कितना था, पॉपुलेशन ग्रोथ रेट वॉज एन। लेकिन जैसे ही हमारा पॉपुलेशन ग्रोथ रेट एन की जगह क्या हो जाएगा, एन प्लस डी के, सॉरी, हमारा पॉपुलेशन ग्रोथ रेट अगर चेंज हो जाए, यहां से पहले हम y यहाँ था हमारा, s यहाँ था, और हमारा n प्लस डी के ये था। अगर हमारा पॉपुलेशन ग्रोथ रेट बढ़ेगा इसका मतलब आपका n बढ़ेगा, तो आपकी लाइन विल शिफ्ट, लाइन आपकी शिफ्ट करेगी, बाकी कुछ नहीं शिफ्ट करेगा, और स्टेडी स्टेट में हम यहाँ पे आ जाएंगे। और लास्ट, अगर आपकी इकोनॉमी के अंदर आपका टेक्नोलॉजी पे चेंज आ जाए, वाई पे चेंज आ जाए, ठीक है। मैंने आपको तभी पहले भी बोला था कि टेक्नोलॉजी को, सोलो ने बोला कि मॉडल के टाइम टेक्नोलॉजी कांस्टेंट है, बट सोलो ने बोला विद द पैसेज ऑफ टाइम टेक्नोलॉजी तो चेंज करेगी। अगर आपका टेक्नोलॉजी पे चेंज आ जाए तो आपका वाई विल शिफ्ट, नई डायग्राम बनाते हैं, आपका वाई विल शिफ्ट अपवर्ड। वाई पहले ये है, वाई ऊपर आ जाएगा। जैसे ही आपका वाई ऊपर आएगा आपका सेविंग भी चेंज होगा। पहले आपका सेविंग ये था, अब आपका सेविंग क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। लेकिन याद रखना यहाँ पे हमारा जो एन प्लस डी के लाइन वहां पे कोई चेंज नहीं आएगा। तो पहले अगर आपका स्टेडी स्टेट पोजीशन ये था, अब आपका स्टेडी स्टेट ये होगा। बेसिकली जब टेक्नोलॉजी चेंज होगी, टेक्नोलॉजी इंप्रूव होगी, तो इकोनॉमी में हमें सेम इम्पैक्ट देखने को मिलेगा जो हमें कब देखने को मिल रहा था, जो हमें देखने को मिल रहा था इन केस ऑफ राइज इन सेविंग्स। क्लियर। तो ये आपकी डायग्राम से लास्ट पॉइंट जो हमारा बचा था उसको लिख लेना, क्योंकि कई बार यहाँ पे अलग से आपसे सोलो रेजिडुअल के बारे में पूछा जाता है। सोलो रेजिडुअल क्या है, बेसिकली जो हम लोगों ने y इज इक्वल टू ए एफ के एल देखा, यहाँ पे ये जो हमारा a है, दिस इज व्हाट, दिस इज सोलो रेजिडुअल, या हम इसको क्या कहते हैं, इट इज ऑल्सो नोन एज टोटल फैक्टर प्रोडक्टिविटी। आप कंप्लीट लिखना, टोटल फैक्टर प्रोडक्टिविटी। ये हमें क्या बताता है, इट इज अ मेजर, लिखिए डेफिनेशन, इट इज अ मेजर इन इकोनॉमिक्स that captures the efficiency with which inputs like labor and capital labor and capital are used in the production process, are used in the production process. क्लियर। तो यहाँ पे मैंने आपको बता दिया, आप इसको आगे लिख सकते हैं कि यहाँ पे इन द सोलोस मॉडल जो हमारा ए है, ए ही हमारा क्या है, ए इज व्हाट, ए इज द सोलो रेजिडुअल। आई होप आपको समझ आया मॉडल। अब कुछ पॉइंट्स और डिफरेंसेस पढ़ लेते हैं बिटवीन द सोलो एंड द हैरोडोमर, उसके बाद क्लास खत्म करेंगे। देखिए, सोलो और हैरोडोमर को पढ़ने से पहले, पॉइंट ऑफ डिफरेंसेस को पढ़ने से पहले आप लोग क्या करिए, आपकी नोटबुक में आप लोगों ने एग्जाम्पशंस लिखी होंगी हैरोडोमर की और सोलो। प्लीज पॉज करिए वीडियो को, 1 मिनट उसको पढ़िए, उसके बाद फिर जो ये वाला पार्ट है उसके बाद आप इस पार्ट में आइए। देखिए, हैरल्ड डॉमर के अगर बारे में बात करें तो वहां पे टेक्नोलॉजी को क्या बोला, टेक्नोलॉजी को कांस्टेंट माना। हैरल्ड डॉमर ने बोला टेक्नोलॉजी इज कांस्टेंट, और जितना भी उनका मॉडल है वो कहाँ से स्टार्ट कर रहे थे, दे स्टार्ट विद इन्वेस्टमेंट इन द इकोनॉमी। इन्वेस्टमेंट से ही उन्होंने डिमांड साइड लिया, इन्वेस्टमेंट से ही उन्होंने सप्लाई साइड लिया। तो यहाँ पे टेक्नोलॉजी को कांस्टेंट लिया और उन्होंने क्या बोला, दे फोकस्ड ऑन कैपिटल ओनली, ऑन कैपिटल ओनली। लेकिन जब हम सोलो के बारे में बात कर रहे हैं तो सोलो में मेजर जो पॉइंट है वो क्या है,
सब्स्टिट्यूटेबिलिटी ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। तो यहाँ पे उन्होंने लेबर और कैपिटल को दोनों को इंपॉर्टेंट फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के बारे में बोला। उन्होंने बोला हम कैपिटल की प्लेस में लेबर को यूज कर सकते हैं और लेबर की प्लेस में हम क्या कर सकते हैं, कैपिटल को यूज कर सकते हैं। और साथ में इन्होंने अपना, बेशक इन्होंने शॉर्ट रन के अंदर बोला कि टेक्नोलॉजी इज कांस्टेंट, बट अगर आपको इनका प्रोडक्शन फंक्शन पता होगा y इज इक्वल टू ए एफ के एल, तो यहाँ पे तो टेक्नोलॉजी का फैक्टर आ रहा है ना। तो यहाँ पे इन्होंने टेक्नोलॉजी को भी एज अ फैक्टर इंट्रोड्यूस किया। ऑल्सो इंट्रोड्यूस्ड technology as a factor of production, technology as a factor of production। दूसरा पॉइंट हम क्या बोलेंगे, जब आप हैरल्ड डॉमर के बारे में बात करोगे तो के बाय एल जो है फिक्स्ड है, मतलब यहाँ पे कोई भी सब्स्टिट्यूटेबिलिटी नहीं है बिटवीन द लेबर एंड द कैपिटल। अगर आप लेबर को बढ़ाएंगे तो आपको कैपिटल को भी बढ़ाना पड़ेगा, अगर आप कैपिटल को बढ़ाएंगे तो आपको लेबर को भी बढ़ाना पड़ेगा। सेम वे अगर आप एक को कम करेंगे तो दूसरे को भी कम करना पड़ेगा, सच दैट कि के बाय एल का जो रेशियो है वो कांस्टेंट रहे। लेकिन जब हम सोलो के बारे में बात करते हैं, नियो क्लासिकल्स के बारे में बात करते हैं, तो नियो क्लासिकल्स क्या बोलते हैं, सब्स्टिट्यूटेबिलिटी ऑफ कैपिटल एंड लेबर। क्या बोलते हैं, दे टॉक अबाउट सब्स्टिट्यूटेबिलिटी ऑफ लेबर एंड कैपिटल। इसकी वजह से याद रखना हमारा के बाय एल रेशियो कांस्टेंट नहीं है। नंबर 3, जब आप हैरल्ड डॉमर के बारे में बात करोगे तो यहाँ पे हमारा प्रोडक्शन फंक्शन कौन सा था, फिक्स फिक्स फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन फंक्शन था। लेकिन जब हम सोलो के बारे में बात करते हैं तो यहाँ पे हम लोग किसके बारे में बात करेंगे, हम वेरिएबल प्रोपोर्शन प्रोडक्शन फंक्शन के बारे में बात करते हैं। ठीक है, जो ये 3 पॉइंट पढ़े, जितना हमने पढ़ा उसी को लिखा। तभी मैं आपको बार बार बोल रही थी हैरल्ड में भी एजम्पशंस को ध्यान से समझना, स्पेशली वो लोग जो ऑब्जेक्टिव एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, प्लीज अपना फोकस ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के एग्जाम्पशंस पे पक्का रखिए। नंबर 4, हैरल्ड ने क्या किया, हैरल्ड ने किनीशियन फ्रेमवर्क को ही एक्सटेंड किया। हम लोगों ने ये पॉइंट पढ़ा, हैरल्ड डॉमर एक्सटेंड्स किनीशियन फ्रेमवर्क, किनीशियन फ्रेमवर्क। लेकिन जब हम नियो क्लासिकल्स के बारे में बात करते हैं, ऑल्दो मैंने आपको एग्जाम्पशन पे बोला यहाँ पे उन्होंने एग्रीगेट डिमांड उठाया किनीशियन से, लेकिन यहाँ पे जो मेजर फोकस है वो कहाँ पे है, दैट इज ऑन द सप्लाई साइड। दैट्स व्हाई हम इनको क्या बोल रहे हैं, नियो क्लासिकल। नियो क्लासिकल बोलने के पीछे का रीजन ही क्या है, एक तो ये सप्लाई साइड पे बात करते हैं जैसे क्लासिकल्स करते थे। नंबर 2, इनका जो प्रोडक्शन फंक्शन है दैट इज वेरिएबल प्रोपोर्शन प्रोडक्शन फंक्शन। नंबर 5, यहाँ पे हम लोग क्या देखेंगे, के बाय वाई जो है दैट इज कांस्टेंट, लेकिन यहाँ पे सोलो में के बाय वाई क्या करेगा, वो राइज करेगा। ठीक है, क्लियर। अब यहाँ पे ये जो थे ये हमारे मेजर डिफरेंसेस थे बिटवीन हैरल्ड डॉमर एंड सोलो। इसके अलावा आप लोगों को बुक में कोई पॉइंट मिलता है तो ट्राई टू इनकॉर्पोरेट दोस पॉइंट्स आल्सो। आई होप आपको समझ आया। ठीक है, सोलो मॉडल जो है ये बहुत आसान था आज की क्लास में। आई डोंट थिंक कि आज की क्लास मुश्किल थी। अगर आपको फिर भी कोई टेक्निकलिटीज लग रही हैं आज की क्लास में तो आप एक बार वापस से वीडियो देखिए, कॉपी पेन लेकर बैठिए और जब भी आप क्लासेस देखते हैं उसके बाद एक बार बुक्स को रीड करिए। ठीक है, काफी टाइम जब आप बुक्स को रीड करेंगे तो आपको बहुत ज्यादा क्लैरिटी और मिलेगी टॉपिक्स में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।